हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन पीएसपी क्लासेस के एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए क्लास के अंदर। दोस्तों, आज हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया अध्याय जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर लगता है वो है जल संसाधन। जल संसाधन, इससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं या कुछ भी आप इस टॉपिक से बारे में एग्जामिनर पूछता है वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। और इसके नोट्स दोस्तों हमारे तैयार है। वो आप एप्लीकेशन पे, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देखते हैं वो बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पीएसपी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और जिन स्टूडेंट ने कोर्स खरीद रखा है तो उनको नोट्स आपको फ्री मिल चुके होंगे। चलिए, जल संसाधन दोस्तों, जल संसाधन से मतलब आप समझ चुके होंगे कि जल संसाधनों का अपना योजनाबद्ध, समुचित, विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि भविष्य में जल को सुरक्षित रखा जा सके। आपने जगह जगह देखा होगा जल बचाइए दोस्तों, जल बचाओ अभियान, इस प्रकार की अलग अलग सरकार होती है, अपने सरकारें अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग अभियान चलाती है ताकि जल को बचाया जा सके, व्यर्थ ना ऐसे किया जाए, ज्यादा जल को सुरक्षित करने का कार्य किया जाए। क्योंकि जल दोस्तों, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं है दोस्तों। और जल अपने पृथ्वी पर लिमिटेड या दोस्तों ज्यादा जल भी नहीं है अपना, इस वजह से इसको बचाना एक महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि आने वाली पीढ़ियों के अंदर इसका भी उपयोग वो ले सके। पृथ्वी पर जीवन संभव जल ही की उपलब्धता के कारण ही है दोस्तों। जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, उद्योग, दैनिक घरेलू आदि कार्यों के अंदर किया जाता है। चाहे कोई भी कार्य हो गया, सिंचाई हो गया, पेयजल की आपूर्ति करनी हो गई, उद्योगों के अंदर, दैनिक घरेलू उपयोग के अंदर। अभी हमारे बीकानेर जिले की बात करें तो लगभग 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की खपत दोस्तों दर्ज की गई है हमारे बीकानेर के अंदर। तो देख सकते हो एक व्यक्ति कितना पानी दोस्तों उपयोग ले रहा है। प्राचीन काल में जल संरक्षण परंपरा चली आ रही, यानी प्राचीन का अब की बात नहीं है, सरकार तो अब दोस्तों जागी है, लेकिन ये प्राचीन समय से ही जल संरक्षण अपनी तकनीकें चलाई, जो कौन कौन सा तकनीकें हैं जल संरक्षण की उनके बारे में चर्चा करेंगे। भुवन देव आचार्य की पुस्तक अपराजित प्रच्छा में बावड़ी के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग प्रकार की बावड़ियां हैं, इनके बारे में देखने को चर्चा मिलती है। कोटेली की पुस्तक है अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। और जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण में उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। ये अलग अलग दोस्तों आपके उल्लेख के बारे में, अलग अलग पुस्तकों के बारे में, प्रबंध आपके जल संसाधन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी दोस्तों पृथ्वी का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कुल कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें से आपका जल मंडल क्षेत्र है 70.08, जिसका कुल क्षेत्र 36.17 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यानी 70% दोस्तों कुल पृथ्वी के भाग पर जल है। तो आप कहोगे सर जल तो इतना है तो हम बचा क्यों रहे, इतना जल है तो हमें तो बहुत सारा है, लेकिन इतना नहीं है, पीने योग्य जल नहीं है दोस्तों ये। और सारा का सारा क्या है, खारे पानी है। पृथ्वी का स्थल मंडल 29.02% है, जिसका कुल क्षेत्रफल 14.83 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। यानी स्थल मंडल का पूछा जाए तो 79.02%, यही आपकी दोस्तों स्थल मंडल है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों ये आपकी पृथ्वी हो गई, इसको दो भागों में विभाजित करने वाले दोस्तों कौन सी है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा ये तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर 40% जल मंडल है और 60% स्थल मंडल है, यानी जनसंख्या निवास करने या दोस्तों उस पर पानी नहीं है। और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल मंडल है जो 81, और आपके 19% स्थल मंडल है। जल मंडलों में महासागर, सागर, खाड़ियां, नदियां, तालाब, झीलें, अन्य संसाधन आते हैं। स्थल मंडल में महाद्वीप, स्थलाकृति, पर्वत, पठार, मैदान, अन्य उच्चावच आते हैं इसमें आपके। जल मंडल को देखा जाए दोस्तों तो जल मंडल महासागरीय जल है। अब जल दो प्रकार के हो गए, एक तो महासागरीय जल, एक ताजा जल जो पीने योग्य है। आप कहोगे 70% जल है, तो 70% में से दोस्तों 70% टोटल है, उसका दोस्तों 97.39% दोस्तों जल है लवणीय जल, जो महासागरीय दोस्तों जल वो पीने योग्य नहीं है। ताजा पानी, जो ताजा जल पीने योग्य है वह 2.61 या 2.75, कई जगह 2.75 भी देखने को मिलता है, कुछ जगह 2.61 भी है। जिसमें ग्लेशियर जो हिमनद है दोस्तों 2.2/3 भाग में,
1/4 में भूमिगत जल है और स्थायी जल की बात करें तो 1/12 भाग। तो कितनी दोस्तों समस्या देखने को मिलती है जल की देखा जाए तो। और राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है, जबकि जल की उपलब्धता 1.61% ही है दोस्तों। यानी और राजस्थान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना रखता है दोस्तों, 10.41, जिसमें से 1.61% ही दोस्तों जल है आपके राजस्थान के अंदर। जल भंडार, स्थायी जल और भूमिगत जल। अपने स्थायी जल में दोस्तों आपके कौन कौन से, एक पॉइंट ए अपना 16% आ जाएगा, जहां नदियां हो गई, तालाब हो गई, झीलों का जल हो गया, या आपके भूमिगत जल है वर्षा जल के रूप में दोस्तों हो जाएगा 1.72%। अब राजस्थान में भूमिगत जलों के ब्लॉकवार दोस्तों स्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों अभी लेटेस्ट आंकड़े 2023 के आ चुके हैं। सुरक्षित दोस्तों जल ब्लॉक है कौन सा, अपने 38 है दोस्तों, अपने सुरक्षित ब्लॉक है। अर्ध संकटग्रस्त है 22 ब्लॉक, संकटग्रस्त है 23 ब्लॉक है, और अत्यधिक आपका 216 और लवणीय ब्लॉक है 3 दोस्तों। कुल मिला के 302 दोस्तों ब्लॉक है भूमिगत जल स्थिति के अंदर बारे में बताने का कार्य करते हैं। 302 ही दो आपके 2022 में थे, 2020 और 17 में 295 थे, 2009 में 239 दोस्तों। कितना बड़ा है ब्लॉक जो संकटग्रस्त ब्लॉक जला है आपके वो। अब दोस्तों जो आपका जल संरक्षण है, वाटर कन्वर्सेशन दोस्तों, जल प्रकृति की अनुपम देन है। जल संरक्षण संसाधन किसी भी देश व राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास की प्राथमिक आवश्यकता होती है। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना भी जल संरक्षण का क्या है, हिस्सा। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी व सूखे की आशंका हमेशा दोस्तों बनी रहती है। आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी झीलों का निर्माण किया गया है अकाल राहत कार्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आशा नहीं रहती कि वर्षा होगी, हो जाती है तभी दोस्तों ऐसा लगता है कि बरसात हुई है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमेशा ही दोस्तों जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। जल संरक्षण के दोस्तों कौन कौन से उपाय हैं, फॉलोइंग मेजर ऑफ वाटर कन्वर्सेशन, यानी आप दोस्तों जल संरक्षण के निम्न उपाय हैं। सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों का अपनाना दोस्तों, जो सिंचाई है उसके लिए नई पद्धति अपनाई जाए। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। वृक्षारोपण में वृद्धि की जाए। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण रखा जाए। कृषि पद्धति व फसल प्रतिरूप में परिवर्तन दोस्तों किया जाए, ताकि फसलों में दोस्तों परिवर्तन करके दोस्तों कृषि पद्धति का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि जल का क्या किया जा सके, संरक्षण। परंपरागत जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण विधियों का उपयोग दोस्तों किया जाए। वर्षा जल का संचयन, रूफ टॉप रेन वाटर आपने हार्वेस्टिंग, इनका उपयोग करके दोस्तों आप वर्षा जल का क्या कर सकते हो, संचयन। छोटे तालाबों, बांधों, एनीकटों का निर्माण किया जाए। जो आपके छोटे तालाब हो गए, बांध हो गए, एनीकटों का दोस्तों इन आदि को निर्माण करके दोस्तों वर्षा जल क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। नहरी तंत्र सुदृढ़ीकरण, यानी जर्जर नहरी तंत्र की मरम्मत दोस्तों आपकी की जाए। अब इसमें दोस्तों आपसे देखा जाए इसमें क्या है आगे। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां, परंपरागत जल संरक्षण की विधि, आधुनिक जल संरक्षण की विधि, यानी दो विधियां, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत में देखा जाए तो आपके झालरा, टोबा, मदार, जोहड़, नाड़ी, खड़ीन, टांका, बावड़ी, नेस्टा, कुई, तालाब, ये सारे झीलें दोस्तों आपकी शामिल हो जाएगी परंपरागत में। और आधुनिक में जो दोस्तों अपने द्वारा निर्मित की गई हो, यानी इस विधि के अंतर्गत दोस्तों आपके कौन से आते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल अपने संग्रहण एवं शुष्क कृषि पद्धति दोस्तों इसके अंदर शामिल हो जाती है। अब दोस्तों पहले परंपरागत जल संरक्षण की विधि की बात करें, आगोर या पायतन दोस्तों, ये क्या होता है आगोर व पायतन, इसके बारे में देखते हैं हम। आगोर व पायतन की बात करें, घरों में वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाया गया छोटा आंगन आगोर या पायतन दोस्तों कहलाता है। ये एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है। आगोर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं दोस्तों। छोटे आंगन के स्वरूप दोस्तों पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए दोस्तों क्या कहलाते हैं, पायतन।
आपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों विशेषकर देखा होगा, आपने जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है उनको तो पता है। मदार दोस्तों, ये आगोर पाइथन का विस्तृत रूप है दोस्तों, यानी बड़ा रूप। जो पाइथन होता है ना, इसका बड़ा रूप मदार हो गया। तालाब व जिलों में वर्षा जल संरक्षण हेतु आसपास निर्धारित भू सीमा का निर्धारण करना मदार कहलाता है। मदार वर्षा जल अपने संरक्षण एवं संग्रहण की विधि है। राजस्थान में इसका विकास पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब दोस्तों मदार क्या है, ये प्रश्न पूछा जाए तो जल संरक्षण अपने संरक्षण या जल संरक्षण या संग्रहण करने की दोस्तों क्या है विधि। अगला है खड़ीन। खड़ीन दोस्तों बालू का स्तूप के मध्य, हमने दोस्तों भौतिक प्रदेश पढ़ा था तब मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है खड़ीन, और उसी समय मैंने खड़ीन के बारे में बताया था। बालू के स्तूप के मध्य वर्षा जल एकत्र हेतु निर्मित दोस्तों एनीकट को खड़ीन कहते हैं। भारत के विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन का संबंध राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से है। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण हेतु बहुउद्देश्य तकनीक का विकास किया गया। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की बहुउद्देश्य तकनीक खड़ीनी है दोस्तों, यानी पश्चिमी राजस्थान की देखा जाए तो वर्षा जल संरक्षण की बहुउद्देश्य तकनीक क्या है, खड़ीन। अगली है दोस्तों नेस्टा, नेहटा या नेहेड या नेडा। किसी जल संरक्षण नदी, तालाब, झील के अतिरिक्त वर्षा जल के अन्य जल स्रोतों को स्थानांतरित करने की विधि नेस्टा कहलाती है। नदियों में अतिरिक्त जल को नालियां बनाकर खेतों में पहुंचाया जाता है, उस माध्यम को नेस्टा कहा जाता है। और राजस्थान में नेस्टा सर्वाधिक दोस्तों आपके लूण नदी का जो आसपास का जो क्षेत्र है, नागौर वाला क्षेत्र, वहां पर आपको देखने को मिलती है। यानी आपने दोस्तों क्या बनाई जाए दोस्तों, आपके नालियां बनाई जाए, उसके माध्यम से जल को क्या किया जाए, पहुंचाया जाए आगे खेतों के अंदर। झालरा, ये झालरा क्या चीज होती है, उच्च भूमि क्षेत्र में वर्षा जल रिसाव को संग्रहित व संरक्षित करने हेतु आपकी भूमि को लाद तलहट सॉरी भूमि के पाद या तलहटी में बनाया गया कुंड झालरा कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक झालरा दोस्तों कहां पर है, जोधपुर में। और झालरा का स्वयं का कोई आगोर नहीं होता दोस्तों, यानी जल रिसाव को संरक्षित करने के लिए झालरा बनाया जाता है। जोहड़, शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। जो शेखावाटी क्षेत्र में छोटे आपके जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, उन्हें कहा जाता है सर। शेखावाटी प्रदेश चूरू, झुंझुनू, सीकर वर्षा का संग्रहण एवं संरक्षण हेतु दोस्तों अंतः प्रवाह क्षेत्र में बनाए गए कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुएं को क्या कहते हैं, नाड़ा। पक्के कुएं को तो कहते हैं नाड़ा, और कच्चे कुएं को क्या कहते हैं, जोहड़। और एक होती है नाड़ी दोस्तों, और नाड़ी की बात करी जाए, नाड़ी छोटे तालाब व पोखर को नाड़ी कहा जाता है, यानी छोटे तालाब हो गए या पोखर। राजस्थान में सर्वाधिक नाड़ी का निर्माण महाराजा राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। जोधा का क्षेत्र कौन सा, जोधपुर। उस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक जो नाड़ी है उसका विकास किया करवाया गया था। और नाड़ी का सर्वाधिक प्रचलन की दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर क्षेत्र में सर्वाधिक दोस्तों नाड़ी क्या है, प्रचलित है। यहाँ पर सर्वाधिक नाड़ियों का प्रयोग आपका किया जाता है, जल संरक्षण की विधि है। टोबा, ये नाड़ी के समान होता है, जो अधिक गहरा, ऊपर से चतुर्भुजाकार या वर्गाकार होता है। नाड़ी के समान होता है लेकिन दोस्तों चतुर्भुजाकार या वर्गाकार ऊपर से होता है। आगे बात करें कुई या बेरी, तालाब व झीलों के पास 10 से 12 मीटर गहरा गर्त जिसमें तालाब झील का जल रिसाव होता है, उसे कुई या बेरी कहा जाता है। कुई बेरी का सर्वाधिक प्रचलन आपके बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी कोई तालाब है उसके पास दोस्तों जो कुइया, आपने कुएं देखे होंगे तो दोस्तों उसका निर्माण वहीं पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों आपने देखे होंगे जो हर तालाब है उनके पास कुइया निर्माण करवाई गई है। कुई के माध्यम से दोस्तों क्या किया जाता है, जल संरक्षण, वो आपका जल जाता है भूमि के अंदर, भूमि से वापस हम निकाल लेते हैं पीने योग्य। टांका या कुंडी, घरों में जल संरक्षण हेतु निर्मित कांटा या टांका कहा जाता है, सॉरी कुंड टांका। तालाब, राजस्थान में प्राचीन समय से तालाब का प्रचलन जल संरक्षण हेतु होता आ रहा है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण हेतु वर्षा के जल को निचले गर्त के एक सिरे पर बांध अथवा दीवार बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है और एकत्र कर लिया जाता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, तालाब कहा जाता है। दोस्तों एक मिनट, तालाब कहा जाता है। कुछ स्थानों पर प्राकृतिक गर्तों में पानी एकत्र हो जाने पर स्वतः ही तालाब के रूप में ले लेते हैं दोस्तों। तालाब दोस्तों यानी सबसे बड़ा जो जल संरक्षण तकनीक आपकी
होती है, जहां पर वर्षा का जल क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। वर्तमान में शहरीकरण, औद्योगिक विकास तथा जनसंख्या के दबाव के कारण तालाबों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। दोस्तों आप सभी को पता है दिनों दिन क्या बढ़ रही है, जनसंख्या। और जनसंख्या बढ़ेगी तो अपना अस्तित्व कहां पर बनाएगी, जहां पर दोस्तों फरी भूमि या कहीं पर जो निवास नहीं करता उसको अपना लेगी। तो वो क्षेत्र कौन सा, तालाब वाला क्षेत्र हो गया, या कोई अन्य क्षेत्र जो आपका जो ओरण हो गई, इस प्रकार के क्षेत्रों पर अधिकार अपना जमा लेता है दोस्तों मनुष्य। और उसी पर दोस्तों फिर अपने मनुष्य अतिक्रमण करता जा रहा है। फिर दोस्तों प्रकृति उसके साथ खिलवाड़ तो करेगी, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें तो प्रकृति हमारे साथ दोस्तों जितना हम उसके साथ करेंगे दोस्तों उतना तो वो प्रकृति का भी ये नियम है कि उतना हमें प्रदान करे। तो कई जगह दोस्तों देखते होंगे बाढ़ आती है दोस्तों, बाढ़ तो पहले भी आती थी, लेकिन हमने क्या कर लिया, उस प्राकृतिक जगह आपकी जो बस आपने जो स्थान है उसको हमने ग्रहण कर लिया, हम उस पर दोस्तों निवास करने लग गए। तो पानी आएगा, बरसात ज्यादा होगी, पानी अपना स्थान तो लेगा, जितना स्थान उसको चाहिए वो स्थान तो घेरेगा। जो पहले दोस्तों हमने छोड़ रखा था उस स्थान को हमने ग्रहण कर लिया, अपना लिया। और फिर बाढ़ आती है तो कहते हैं सरकार हमें मुआवजा दे, वो दे। तो अपना तो हम रहे हैं, फिर सरकार का क्या उसके अंदर, सरकार भी दोस्तों अपना रही है। सरकार ऐसा नहीं है, सरकार दिनों दिन दोस्तों उसके जगह परिवर्तन करके, अगर मेरे गांव की बात करी जाए तो यहाँ पर दोस्तों अपना एक जो आपने नाम सुना होगा डिग्गी, ठीक है। तो जहां पर कई क्षेत्रों में, मेरे गांव की बात नहीं, सभी जगह जहां पर तालाब बने उनके पास दोस्तों डिग्गियों का निर्माण कर दिया है। तो दोस्तों कई बार वर्षा ज्यादा होगी तो वो तालाब पहले बड़ा था उसका छोटा स्वरूप कर दिया, तो वो अपनी जगह तो उतना पानी तो लेगा ना, तो पानी किस जगह इकट्ठा होगा, तो उसी का रूप दोस्तों ये आप मान सकते हो। ठीक है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे डीप के अंदर, क्योंकि हमें एग्जाम में जिस प्रकार पूछते उस प्रकार करते चलेंगे। लेकिन मनुष्य को दोस्तों इस प्रकार की जो तालाबों हो गए, तालाब या कोई भी ओरण की भूमि हो गई, उस पर अपना अस्तित्व नहीं जमाना चाहिए। राजस्थान में सामान्यतः दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में तालाबों की संख्या क्या है, सर्वाधिक। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों किस जिले के अंदर की जाती है, तो आपका भीलवाड़ा जिले। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, कोटा, डूंगरपुर इन जिलों के अंदर की जाती है। राजस्थान के प्रमुख तालाब की बात करें दोस्तों, कौन कौन से तालाब आ जाएंगे, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, गला सूख रहा है, गर्मी का टाइम है थोड़ा सा। देखो गड़ीसर तालाब कहां पर है, जैसलमेर। ये बड़े बड़े तालाब है दोस्तों, जिसमें कुंड है, तालाब हो गए, सागर हो गए, ये सारे शामिल है। कोसीकराम कुंड कहां पर है, जैसलमेर। ब्रह्म सागर कुंड जैसलमेर। बोराठा तालाब आपका या बारेठा तालाब भरतपुर। एडवर्ड सागर डूंगरपुर। अपने गजरूप सागर जैसलमेर। एक गज सागर झील है दोस्तों, वो कहां पर है जल्दी से बताइएगा। हिंडोले तालाब बूंदी। और तेज सागर तालाब प्रतापगढ़। सैन पानी तालाब चित्तौड़गढ़। वानक्या तालाब चित्तौड़गढ़। पद्मिनी तालाब चित्तौड़गढ़। सरेरी तालाब आपका भीलवाड़ा। पन्नेलाल शाह का तालाब झुंझुनू के अंदर आपका स्थित है। और आपके तालाब साइड धौलपुर। लाखोटिया तालाब पाली। राम मेलाव तालाब पाली। सुख सागर तालाब स्वयं माधोपुर। गुलाब सागर जोधपुर। इनके दोस्तों नाम एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, किस जिले के अंदर कौन सा तालाब है। अब मुझे याद करवाने वाली चीज में कोई चीज ही नहीं है, जो चीज चलो आपको याद करनी होगी वो खुद को रटा लगाना होगा। बावड़ी या वापी। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण प्राचीन काल से किया जा रहा है। ये एक जल कुंड होता है जिसमें जल की सतह पर जाने के लिए चारों ओर कई सीढ़ियां बनी होती है। बावड़ी का निर्माण उद्देश्य जल संरक्षण को करना या पुण्य प्राप्ति होता है दोस्तों। अनेक राजाओं ने अपने महलों व विभिन्न स्थानों पर कई सुंदर बावड़ियों का निर्माण करवाया था, और जो कलात्मक भी होती थी। जैसे शेखावाटी की बावड़ियां प्रसिद्ध है, बूंदी की बावड़ियां हैं, बूंदी के अंदर या आभानेरी दौसा के सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला के रूप में है दोस्तों। चांद बावड़ी, ये सारी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी को बावड़ियों को शहरों का या बूंदी को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को। वास्तुशास्त्र पर आधारित अपनी पुस्तक अपराजित प्रच्छा में भुवन देवचार्य ने बावड़ियों का 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। एक तो नंदा बावड़ी दोस्तों, एक भद्रा बावड़ी, और एक जया बावड़ी, और एक सर्वतमुख
बावड़ी। ये बस ये नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं आपको याद नहीं करने। अब दोस्तों प्रमुख बावड़ियों की बात करें, वैसे मैंने स्थापत्य कला के अंदर दोस्तों आपको बताया था शायद मैंने आर्ट कल्चर के अंदर, लेकिन और एक बार और बता देता हूँ बावड़ियां। चांद तिलस्मा बावड़ी आभानेरी दौसा, भांडरोज की बावड़ी दौसा, रानी जी की बावड़ी बूंदी, काकी जी की बावड़ी बूंदी, मेड़तनी जी की बावड़ी कहां पर है, झुंझुनू, विनाता जी की बावड़ी चित्तौड़गढ़, तिरमुखी बावड़ी आपकी उदयपुर के अंदर आपकी हो जाएगी। उसके बाद पन्ना मीणा बावड़ी जयपुर, तापी बावड़ी जोधपुर, जलप या जालप बावड़ी जोधपुर, कातन बावड़ी ऊसिया जोधपुर, दूध बावड़ी सिरोही के अंदर। यहाँ पर नोट लगा के एक चीज याद रखें, चांद बावड़ी 19.5 मीटर गहरी बावड़ी योजना में वर्गाकार है और इसके प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है, और इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार के निकुंभ क्षत्रिय राजा थे चांद, राजा चांद ने द्वारा दोस्तों इसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर निकुंभ क्षत्रिय राजा। अब दोस्तों हम आधुनिक परंपरागत पढ़ चुके हैं, आधुनिक दोस्तों जो जल संरक्षण करने की पद्धतियां उनके बारे में पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण दोस्तों विधि। वर्षा जल संग्रहण की सबसे आधुनिक विधि है दोस्तों, क्या है सबसे आधुनिक विधि दोस्तों, वो यानी लेटेस्ट दोस्तों विधि यही है आपकी, वर्षा जल संरक्षण को क्या करना, संग्रहण करना। राज्य में जल की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्षा जल संग्रहण हेतु आवास परिसरों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, होटल आदि को सिस्टम आपके जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है उससे जोड़ दिया गया है। रेन हार्वेस्टिंग जो हार्वेस्टिंग द्वारा निम्नलिखित प्रकार से वर्षा का जो आपका संचयन है वो किया जा सकता है। एक मिनट बेटा। वर्षा जल को वर्षा जल को सीधे जमीन से उतारना, खाई बनाकर रिचार्जिंग करना, कुओं का में पानी उतारना, ट्यूबवेल में पानी उतारना दोस्तों, ये सारी पद्धतियां दोस्तों इसके अंदर आ जाती है। टैंक में पानी जमा करना, यानी वर्षा का जल सारा संग्रहण करना रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम आपका कहलाता है। अगली है दोस्तों शुष्क कृषि पद्धति। इस पद्धति में गैर सिंचित शुष्क भूमि पर कृषि तकनीक जो वर्षा जल को रोकने, मिट्टी की नमी, वाष्पीकरण और अन्य आपके पानी का प्रभावी उपयोग करने की तकनीकें दोस्तों आपकी शुष्क कृषि पद्धति कहलाती है। इस पद्धति में फुहारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर वर्षा का जल क्या किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जल संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास दोस्तों, यानी अपने सरकार दोस्तों क्या क्या प्रयास कर रही है ताकि जल का क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। तो इसके लिए दोस्तों आपके अलग अलग प्रयास कर रही है। एक तो राज्य जल नीति आती है 1999 के अंदर, राजस्थान सरकार के द्वारा जल नीति की स्वीकृत की जाती है 1999 में। जल नीति के अनुरूप जनता तक संकल्पों को पहुंचाने के लिए जन जागृति अभियान चलाया गया, जिसके तहत राज्य के जल सदुपयोग के लिए बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के लिए सिस्टम आपका दिया गया है, सिंचाई पर जोर दिया गया, यानी बूंद बूंद सिंचाई दोस्तों। एक है जल शक्ति अभियान। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2019 को की गई थी, तब दोस्तों केंद्रीय जल मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा दोस्तों। केंद्रीय जल मंत्री जो आपके कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन बेटा आपसे आप पूछा जाए दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति अभी वर्तमान में कौन है, तो है दोस्तों अपने सी आर पाटिल दोस्तों, याद रखिएगा अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, सी आर पाटिल दोस्तों। सर नहर मंत्री कौन है, नहर मंत्री अपने अच्छा राजस्थान की क्या नहर मंत्री या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों, वो है अंजना उदयलाल दोस्तों, उदयपुर के हैं वो है आपके। ये अभियान प्रमुख रूप से जल सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है दोस्तों। अगला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान दोस्तों। इस अभियान की शुरुआत गर्दन खेड़ी झालावाड़ से होती है दोस्तों, 27 जनवरी 2016 को की गई थी। ये दोस्तों भूजल अपने निरंतर अत्यधिक दोहन से अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन में शामिल हो गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य जल का सदुपयोग और बूंद बूंद जल संग्रहण पर दोस्तों अपने जोर देना या उसको बढ़ावा देना। अगली है आपकी दोस्तों अटल भूजल योजना। इस योजना को 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया
और ये दोस्तों भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की है। किसकी? भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की है। 50-50% की इसके अंदर हिस्सेदारी है। इस योजना में भूजल विभाग, नोडल विभाग एवं कृषि, उद्यानिक, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, अभियांत्रिक, ऊर्जा एवं वन विभाग के मुख्य सहभागी विभाग इसके अंदर है, शामिल है। यानी इसमें दोस्तों अटल भूजल योजना कब शुरू की, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। या किस किस के मध्य? तो भारत सरकार और विश्व बैंक। कितने कितने वित्तीय सहयोग दोस्तों इसके अंदर सहायता दी जा रही है? तो 50-50 की। क्या दिक्कत आ रही है? आज चल क्यों नहीं रहा है? अगली है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। इस योजना का उद्देश्य मौसम निर्णायक प्रणाली का विकास करना, मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का प्रसारण, बेहतर जल प्रबंधन, अपने बाढ़, सूखा आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना। अगली है राजीव गांधी जल संचयन योजना। राजीव गांधी जल संचयन योजना वर्ष 2019 के अंदर शुरू की जाती है। राजीव गांधी जल संचयन योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल के गिरते स्तर को कम करना, ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना, जिसे राजस्थान में अपने राज्य में हरित क्षेत्र बढ़े, परंपरागत स्रोतों का पुनर्जीवित करना, भूजल स्तरों में वृद्धि करना। राजीव गांधी जल संचय योजना हेतु ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग को प्रशासनिक विभाग एवं जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के विभिन्न निर्माण कार्य, सुधार कार्य यथा एनीकट तालाब, रिचार्ज शॉट, पुराने टांके, टांका तालाब, एनीकट दोस्तों मरम्मत करना दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल है। और आज की अगला दोस्तों जो आपकी योजना है, मुख्यमंत्री राजनीर योजना। इस योजना में विधानसभा से दोस्तों 13 मार्च 2020 को घोषणा की जाती है इस योजना की। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ता को जल खपत दोस्तों 15,000 लीटर मासिक होने पर जल उपभोक्ता का जल शुल्क माफ कर लिया जाएगा दोस्तों। यानी पूरे घर का दोस्तों 15,000 लीटर से दोस्तों कम हो जल उपभोग तो दोस्तों उसका जल शुल्क है वो माफ किया जाएगा मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत। राज्य जल नीति फरवरी 2010 के अंदर आती है। राज्य जल नीति के प्रमुख बिंदुओं की दृष्टि से देखा जाए तो जल संसाधनों को सुनियोजित तरीके से विकास किया जाएगा। सभी नई परियोजनाएं सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र पर आधारित होगी, जिससे अधिक के जल में उपयोग में समानता सुनिश्चित हो। आपूर्ति व आधारित प्रबंध के स्थान पर मांग आधारित प्रबंध जल नीति का आवश्यक अंग होगा। और गिरते भूजल स्तर को रोकने बेहतर जल संसाधन प्रबंधन हेतु संबंधित कानूनों को आवश्यक है संशोधन किए जाएंगे। अपने जल स्रोत को अपने तर्क संगत बनाया जाएगा दोस्तों। यह भी इस योजना के तहत प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब आगे राज्य जल नीति के उद्देश्य। नदी जल ग्रहण एवं लघु जल ग्रहण क्षेत्र में एक इकाई मानते हुए जल प्रबंधन में एकीकृत बहुआयामी दृष्टिकोण से जल संसाधनों का आयोजन। राज्य में जल संसाधन की योजना नदी जल ग्रहण, लघु जल ग्रहण इकाई मानते हुए स्थायी जल भूजल योजना में समन्वित प्रबंध करना दोस्तों। ये आपके प्रमुख आपके हो जाएंगे प्रमुख उद्देश्य। अब आपसे पूछा जा सकता दोस्तों महत्वपूर्ण आंकड़े या प्रमुख बावड़ियां या कौन से सिंचाई के साधन है, कहां पर है दोस्तों, या जल संग्रहण करने की विधियां कौन सी है, बस इतने ही प्रश्न बनते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लेना दोस्तों, एक प्रश्न इस टॉपिक से हमेशा दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, राजस्थान जियोग्राफी से इस टॉपिक का दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है।